नमस्कारम। सोवरेनिटी तो ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर सिर्फ ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए या ऐड न किया गया होता तो आज भी डॉक्यूमेंट्स में हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी कहलाए जाते। न ही हमारे पास अपना कोई विदेश मंत्रालय होता, न ही हम किसी भी देश में अपने राजदूत रख सकते थे। बट भारत गॉट इट्स सोवरेनिटी ऑन 26 जनवरी 1950। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. कुछ थिंकर्स मानते थे कि सोवरेनिटी शब्द का ओरिजिन लैटिन है और कुछ थिंकर्स मानते थे कि सोवरेनिटी शब्द का ओरिजिन फ्रेंच वर्ड से है। हम दोनों को देख लेते हैं, झंझट ही खत्म। तो सोवरेनिटी शब्द के संदर्भ में फ्रेंच वर्ड सोवरनिएट, करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो सोवरनिएट का अर्थ है अबव, वन हु इज सुपीरियर टू अदर्स। अरे सीधी सी बात, जो आपसे मुझसे सबसे सुपीरियर हो। और लैटिन वर्ड सुपरिनस का मतलब भी सेम ही है, बस इसमें स्टेट एंड इट्स ओन टेरिटोरियल के बिहाफ पे बताया गया है। तो अभी अपने को पता है दैट द वर्ड वेयर इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अब अपने को क्या पता लगाना है, दैट व्हाट इज सोवरेनिटी। तो इसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू, यानी एक सिंपल सी स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरती के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी थी। उसका भाई हाई कोर्ट में जज था और उसका दादाजी एक बहुत पुराने वकील थे जो कि हमेशा लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। एक दिन अचानक से लड़की ने बोला कि मुझे खुद का बिजनेस करना है, यानी मुझे खुद का मार्केटिंग का बिजनेस करना है। लेकिन उसका भाई ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। अब नौकरों के बीच कोई मालिक बनने की कोशिश करेगा तो नौकर लोग तो विद्रोह करेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन लड़की भी बहुत जिद्दी थी, जुनूनी थी, जवान थी। उसने भी वही किया जो वो करना चाहती थी। तो अपने इस एग्जाम्पल में लड़की का कैरेक्टर हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है और दादाजी का कैरेक्टर हमारे लॉ को और भाई का कैरेक्टर अदर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल सोवरेनिटी से कितना मेलजोल खाता है। तो जो देश सोवरेन होता है वो अपने बेनिफिट के लिए चाहे जो कर सकता है, चाहे जितनी आर्मी रख सकता है, चाहे जो लॉ बना सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दूसरे देश की परमिशन के वो चाहे जो कर सकता है, बिल्कुल अपने एग्जांपल वाली लड़की की तरह। एंड द क्लासिक डेफिनेशन इज दैट द सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर possessed by the state within its territorial limits and it is subject to no outside authorities। तो अब सोवरेनिटी दो टाइप्स की होती है, इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी, जिसमें से पहली है इंटरनल सोवरेनिटी, मतलब आंतरिक संप्रभुता। तो जो देश इंटरनली सोवरेन होता है वो देश कानून बनाने या कोई भी ऑर्डर्स जारी करने या किसी भी तरह का पॉलिटिकल डिसीजंस लेने की फाइनल अथॉरिटी होता है। और जो भी लॉस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं या जो भी लॉस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे उनको फॉलो करना उनके लिए कंपलसरी है, जो इस देश की टेरिटरी के अंदर आते हैं। और ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है ही कि जो भी लॉस को तोड़ेगा उसे लॉ तोड़ देगा बाय द पुलिस एंड कोर्ट्स। और सेकंड है एक्सटर्नल सोवरेनिटी, हिंदी में इसे कहते हैं बाहरी संप्रभुता। मतलब जिस देश के पास बाहरी संप्रभुता यानी एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है उस देश पर किसी भी दूसरे देश का अधिकार नहीं माना जाता है। मतलब वो देश किसी भी दूसरे देश के साथ किसी भी तरह का ट्रेड कर सकता है, कोई भी ट्रीटी साइन कर सकता है डिफेंस के लिए, और एमओयू साइन कर सकता है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और किसी भी तरह का किसी भी दूसरे देश पर हमला कर सकता है। अरे हम सबको पता है आजादी से पहले यानी सोवरेन बनने से पहले आर्मी और आर्मी के लोग हमारे, और लड़े किसकी साइड से, ब्रिटिश क्राउन की साइड से। When you think that the Indians were fighting on a foreign soil for the empire's cause, not their own country's cause at all. In May 1941. और भारत का कहीं कोई नाम नहीं। तो सभी कारणों में से एक कारण ये भी था कि हम सोवरेन नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आर्मी भी हमारी, आर्मी के लोग भी हमारे, और लड़ेंगे भी सिर्फ भारत की तरफ से। तो ये तो हो गए सोवरेनिटी के टाइप्स। अब हम देखते हैं कि सही सोवरेनिटी की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो फर्स्ट है परमानेंस, सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, थर्ड है इनएलिएनेबिलिटी, फोर्थ है इंडिविजिबिलिटी, फिफ्थ है एब्सोल्यूटनेस और सिक्स है लोकेशन ऑफ सोवरेनिटी। फर्स्ट है परमानेंस। तो शब्द से तो यही समझ में आता है कि सोवरेनिटी परमानेंट, मतलब मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के लिए अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किसी भी कारण से अगर डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हमारी सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी, कोई और प्राइम मिनिस्टर आएगा, कोई और प्रेसिडेंट आएगा। क्योंकि सोवरेनिटी किसी भी पर्टिकुलर इंसान के मरने या चुनाव हारने के साथ खत्म नहीं होती है। इसका मतलब जब तक देश स्वतंत्र रहेगा तब तक हमारी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता बनी रहेगी। और सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, हमारे देश को जो चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे ही द्वारा चुनकर जाते हैं, सिर्फ उनके पास हर एक व्यक्ति को रेगुलेट करने की अथॉरिटी होती है। और याद रहे, रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की नहीं। एंड द सोवरेन पावर इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और थर्ड है इनअलाइनेबिलिटी,
मतलब सोवरेन की सुप्रीम पावर को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ना अलग किया जा सकता है और ना ही किसी को दिया जा सकता है। और हाँ, एक और बात, गवर्नमेंट के बदलने से ये मतलब नहीं कि सोवरेनिटी इस गवर्नमेंट से और कोई पार्टी जीत गई तो उस पर चली गई। नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ एक मशीनरी है जो सोवरेन की इच्छा को यानी विल को एग्जीक्यूट करती है। और वो अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में बोले थे ना, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। फोर्थ है इंडिविजिबिलिटी। अब संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। दुकान पर रखी हुई कोई चॉकलेट तो है नहीं कि अरे भैया मुझे भी चाहिए। तो sovereignty cannot be divided between different sets of individuals or groups. If sovereignty is divided, it no longer remains sovereignty. फिफ्थ है एब्सोल्यूटनेस। मतलब Sovereignty is absolute and unlimited. Sovereign cannot be restricted or limited by another superior power inside or outside the country. यानी चाहे सबसे कैश रिच कंपनी रिलायंस हो या सबसे कर्जदार कंपनी अडानी ग्रुप हो और हमारा पड़ोसी देश चाइना हो या सबसे पावरफुल देश अमेरिका हो, मतलब ना कोई अंदर का ना कोई बाहर का भारत की सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है। Why? Because It is absolute and unlimited. The sovereign is neither dependent nor accountable to anyone. The will of the state is supreme. Nobody can challenge it. Sixth है location of sovereignty. अब गूगल मैप पे चेक मत करने लग जाना, क्योंकि लोकेशन तुम ही हो। 900 million voters will be deciding. Democratic show on for the world's biggest democratic election. जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। In a democracy, electorate or the people are the political sovereign. It may be direct or representative pattern of governance. Ultimately, masses or the people are the political sovereign. But the legal sovereignty is in the hands of legislative body. अब legal sovereignty legislative body के हाथों में नहीं रहेगी तो हम वकील तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। मैं अगर कहूँ कि हमारी दुनिया की जो 206 कंट्रीज हैं उनमें से मोस्टली सिर्फ 2 तरह की सोवरेनिटीज में सिमट कर रह जाती हैं। इफ यू ऑल वांट टू नो, just say yes in the comments. तब तक के लिए थैंक यू ऑल।